और उसमें हमने देखा था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में से जो रिजल्ट मिला था वो हमें क्या मिला था कि जो भी रेट है कूलिंग का वो कैसा है, लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो उसका रेट है वो लगातार घटता हुआ जा रहा है। ठीक है ना। इसको आज हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। कैसे? देखो मैंने यहाँ पे एक पहले से ले रखा है आप लोग के लिए एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ से समझ सकते हो इसे। आप लोग कुछ दिख रहा है? बच्चे आप लोग यस देख सर। पा रहे हो? अब ये इसकी थ्योरी है। क्या कहती है थ्योरी? द अच्छा, आप लोग को थोड़ा बहुत याद है नहीं है? आप लोग प्रैक्टिकल में कैसे करते थे 10th तक? आपको एम पता होता था। आपको क्या क्या निकालना है वो सारी जानकारी एम में गिवन होती थी। फिर अगला हमारा जो प्रोसेस होता था वो होता था व्हाट यू रिक्वायर। तो हमने यहाँ पे एम लिख रखा है, द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लिक्विड। अलग अलग लिक्विड के साथ, अलग अलग मटेरियल के साथ हम इसको वेरीफाई करेंगे। एंड टू ड्रॉ द कूलिंग कर्व। आपके पास ये इक्वेशन है। यहाँ पे क्यू होना चाहिए, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, जाने दो। और ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो हमारा ग्राफ आया था वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आया था, घटता हुआ टाइम का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और अगर इसी का लॉग ले रहे थे तो वो कैसा था? वो हमारा स्ट्रेट लाइन था। अब देखो हाँ ये रहा। फिर उसके एप्लीकेशन। अब हम आते सीधे प्रैक्टिकल पे। तो आपको यहाँ पे पहले से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड है बहुत कुछ, जिसके बिहाफ पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये रहा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल में देखो बहुत तरीके के मटेरियल यहाँ पे। अच्छा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये दोनों फिक्स है। मतलब हमारा मटेरियल कैसा है, किस चीज का बना हुआ है? ब्रास का बना हुआ है। आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। और जो लिक्विड है वो क्या है? वो है वाटर। हम यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे हीट करना। अच्छा एक सेकंड, अब ये चेंज हो जाएगा। हाँ ये रहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। ये चार मटेरियल यहाँ पे गिवन है। तो मैं कॉपर लेता हूँ। ठीक है। और कॉपर के साथ मैं वाटर लेता हूँ। वाटर के साथ और क्या क्या है? मिल्क गिवन है, वेजिटेबल ऑयल गिवन है, ऑलिव ऑयल गिवन है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वाटर ही लेता हूँ। अब देखो कह रहा है स्टार्ट हीटिंग। जैसे ही हम यहाँ पे हीट देना स्टार्ट करेंगे इसे, ये टेम्परेचर लगातार चेंज करेगा। और कब तक? जब तक कि ये जीरो तक पहुंच ना जाए। जब ये जीरो तक पहुंच जाएगा तो ये पहले से मशीन यहाँ पे ये सेटअप इस तरीके से बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं स्टार्ट करते हैं। हम्म, हाँ ये रहा। ये आपका सेटअप है। ठीक है ना। इसके अंदर हमने यहाँ से इसको हीट दिया इस सिस्टम को। इसके अंदर वाटर फिल है। और वो वाटर इस यहाँ पे जो वेसल देख रहे हो ना, इसे यहाँ तक हीट प्रोवाइड कर रहा है। या आप ऐसा कह सकते हो कि इस पाइप के थ्रू इसे हीट मिल रही है। ये आपका थर्मामीटर लगा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर को हम लगातार हर एक सेकेंड वाइज मेजर करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको हीट दे दिया। कितना हीट दिया? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जितनी देर तक हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद वो काउंट करना स्टार्ट करेगा। और ग्राफ का स्लोप हमें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर मिलेगा। कैसे? चलो देखते हैं। हमने यहाँ पे
हाँ, ये सब सेट कर दिया है। ब्रास की जगह पे हम इसे कॉपर ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हीट करना। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये भी एज प्रोग्रामिंग के थ्रू ही ये बनाया गया है इसको। तो धीरे 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 उसके टेम्परेचर को वो चेंज करेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो रेड लाइट, ये जो रेड इंडिकेटर है ना, देखो ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। आपको दिख रहा है बच्चे या नहीं? ये रेड धीरे धीरे रेड यस सर। होता जा रहा है। यस सर। तो हम वेट करते हैं कि ये थोड़ी सी हाइट तक आ जाए, कुछ यहाँ तक, फिर हम इसे बंद करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा ना, उतना ही ज्यादा अच्छा फ्लो हमें दिखेगा। चलो मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म, अब देखो इसका ग्राफ। ये देखो, रेट देखते जाओ कितनी तेजी से ये गिर रहा है टेम्परेचर पर सेकेंड की वैल्यू। देखते जाओ देखते जाओ, अभी इसका धीरे धीरे रेट कम होता जाएगा। ये देखो स्लोप में ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट होता मिलेगा। अभी मैं इसको हटाऊंगा, पहले टेम्परेचर का चेंज हम देखते जाए। ये कॉपर मटेरियल के लिए जिसकी कंडक्टिविटी कंपेयर टू बाकी मटेरियल के ज्यादा होती है। अब देखो इसका रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। जितनी तेजी से पहले ये गिर रहा था उसके मुकाबले अब इसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है। ये देखो और स्लो हो गया। बच्चे आप लोग को दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हम्म। अब देखो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये रहा टेम्परेचर 100 डिग्री से, देखो कितनी तेजी से ये गिरा। यहाँ तक जो इसका था 0 to 40, 100 to 40, इसका रेट नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन था। बहुत तेजी से ये देखो, ये दिखा भी रहा है कि कितनी एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ से ये जो 40 था, 40 से ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो ये ग्राफ इस तरीके से बनता जा रहा है। ठीक है ना? तो ये जो चीज है ये किस मटेरियल के लिए है? ये कॉपर के लिए है। अगर मैं कॉपर की जगह दूसरा ले लूं तो, अब चलो देखते हैं दूसरे मटेरियल का। हमने इस बार फिर से इसको रीसेट करते हैं और इस बार ब्रास ही लेने रखते हैं और यहाँ ऑयल रखते हैं। अब फिर से हम इसे हीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर है रेड वाला पॉइंट। देखो ये राइज होने लगा। हम्म। इसके लिए जो स्लोप होगा वो कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? इसकी जो कंडक्टिविटी है ब्रास की कंपेयर टू कॉपर कैसी है, कम है। तो जो रेट होगा हीट फ्लो का वो कम होगा कि ज्यादा होगा? सर कम होगा। चलो देखते हैं हम। मेरे ख्याल से 100 हो गया होगा ये।
जी देखो, अब इसका देखो रेट कैसा है, कंपेयर टू कॉपर स्लो है। अभी मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूँ, उस ग्राफ से आप और अच्छे से समझ सकते हो। जी देखो ग्राफ जा रहा है इसका। इसमें क्या था, वो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे यहाँ से यहाँ गया, फिर 40 के बाद उसने चेंज किया था, इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब इसका रेट कंपेयर टू पिछले वाले से कम है। हम्म, देखो काफी स्लो हो रहा है 60 पे, वहां पे 40 के बाद वो काफी स्लो हुआ था। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, आपको यहाँ से इसके रेट ऑफ फ्लो के बारे में पता चला कि जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो और तेजी से हीट के फ्लो को हेल्प करेगा। अब अगर मैं इसकी जगह पे वाटर की जगह पे ऑयल ले लूं, वेजिटेबल ऑयल, तो क्या होगा, तो जो चेंज आएगा वो कैसा चेंज आएगा, एनी आइडिया? सर उसका स्लोप ज्यादा स्टीप होगा मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं उसे भी, क्योंकि इसका भी बहुत स्लो हो गया है, अब ये धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से इंक्रीज करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। चलो इसे मैं रीसेट कर रहा हूँ फिर से, और इस बार मैं किस मटेरियल के साथ लूँ आप जो बताओ, ब्रास के साथ ही लूँ या कॉपर के साथ लूँ? बताओ सर बताओ। ब्रास। ब्रास के साथ ही लेते हैं चलो, और ये लेते हैं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। चलो, यहाँ तक पहुंच गया, दैट मीन्स 100 तक हो गया होगा ये, ठीक है। चलो मैं अभी स्टॉप करता हूँ इसे। हम्म, देखो भाई स्लो, शानदार, अब बहुत तेजी से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है ना। जो रेट का फ्लो है वो काफी तेज है। ये देखो, तो इस तरीके से हम अलग अलग मटेरियल के साथ अलग अलग फ्लूइड को लेकर एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो लगातार डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना। और उसका कर्व कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी जगह पे टेम्परेचर ना लेके लॉग ऑफ टेम्परेचर लेते, तो यही जो स्लोप है वो कैसा होता, वो स्ट्रेट लाइन होता, ठीक है ना। समझ लो बच्चे।
और अब इसके न्यूमेरिकल पे आने से पहले एक छोटी सी बात है, वो भी मैं आपको आपसे शेयर कर ले रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो उसे लेकर। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था कल। हाँ। अब आपने स्टीफन्स लॉ पढ़ा था। स्टीफन्स लॉ क्या था? स्टीफन्स लॉ था E प्रोपोर्शनल टू T टू पावर 4। यही था। आपने यहाँ से स्टीफन प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था तो एक कांस्टेंट आ गया था T टू पावर 4। इसे हम कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 5.67 इंटू 10 टू पावर 8। अब बच्चे एक बात बताओ, ये क्या है? ये आपकी रेडिएटेड एनर्जी है ना? ये क्या है? ये आपकी रेडिएटेड एनर्जी है। पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कितनी एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है। तो आप अगर एनर्जी की बात बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि आपको फाइंड करना है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड कितना रिलीज कर रहा है ये। अगर ऐसा नहीं बोलता है तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? आप इसे इस तरीके से लिखोगे, E इज इक्वल टू सिग्मा T टू पावर 4 इंटू एरिया A इंटू टाइम T। अब मान लो इसने पूछा कि नहीं, मुझे रेडिएटेड एनर्जी नहीं चाहिए, हमें रेडिएटेड पावर चाहिए। तो आप इस केस में क्या करोगे? टी से इसको डिवाइड कर दोगे। E बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा T टू पावर 4 A। तो ये क्या हो जाएगा? ये पावर की वैल्यू निकल आएगी कि कितना कितने पावर से ये रेडिएट कर रही है एनर्जी को। तो यहाँ से मैंने देखा था आपके काफी क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच अ perfectly black body radiate energy at the rate of this centimeter watt centimeter square, जबकि सिग्मा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ट्राई करिए एक बार। चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको पता है स्टीफन्स लॉ क्या होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा T टू पावर 4। अब आपको क्या पूछ रहा है? टाइम की सॉरी टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है, कितना टेम्परेचर होगा। तो T इज इक्वल टू कितना? E अपॉन सिग्मा टू पावर 1/4। तो E की वैल्यू गिवन है 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करते हो तो नीचे -4 आ जाएगा, और वो -4 इसके साथ मिलकर क्या बन जाएगा? 4 अपॉन सिग्मा की वैल्यू पहले से गिवन है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, तो देखो ये तो कट गया, ये हो गया पावर 4। तो ये तो कट गया, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 टू पावर 12 टू पावर 1/4। तो 12 इंटू 1/4 का मतलब कितना? 10 टू पावर 3 मीन्स 1000 केल्विन। यही आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ रीगल स्टार इज 1700 टाइम्स दैट ऑफ आवर सन। मतलब आपको सीधा सीधा कह रहा है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है T टू पावर 4 के, ये तो हमें पता है। और अगर E1 इंटेंसिटी है रीगल स्टार की और E2 इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब वो जितना रेडिएट कर रही है एनर्जी, ठीक है ना, तो वो इसका जो रेशियो है वो कह रहा है 17,000 टाइम्स है। इसका सर रेशियो E2 किसका है? E2 सन का।
तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा, आप कह सकते हो E1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 टू पावर 4, कह सकते हैं ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए T1 की वैल्यू, तो यहाँ से T1 अपॉन T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर सर हाँ इसका आंसर 1.02 इंटू 10 टू पावर 5 आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है, 1.02 इंटू 10 टू पावर 5। नो सर मेरा मतलब वैसे अगर अप्रोक्स कर दूं तो वैसे तो 10⁻³ केल्विन आ रहा है। नहीं। अब देखो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T1 अपॉन T2 टू पावर 4 इंटू T2, इसका मतलब T1 इज इक्वल टू, और ये 4 नहीं है, ये 1/4 है, तो ये हो जाएगा 17,000 टू पावर 1/4 इंटू T2, और T2 की वैल्यू दिया है 6,000 केल्विन। अब आप लोग एक बात बता दो मुझे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, फोर्थ पावर ऑफ 17,000, आप इसका 1/4 करोगे ना, तो उसकी वैल्यू यही इसी के अप्रॉक्स आएगी। 11.4 भी ले लोगे तो कोई गलत नहीं है आपका, आप इस तरीके से भी करके आंसर ला सकते हो। सर ये आपने 17,000 का 1/4 निकाला कैसे? कैलकुलेटर, सर वहां पे थोड़ा कैलकुलेट। ठीक, आ गया बच्चों सबका। तो ये मिल गई हमें टेम्परेचर की वैल्यू। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। क्या कह रहा है, कंसीडर द सन टू बी अ परफेक्ट स्फेयर ऑफ रेडियस दिस, ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इन 1 मिनट। मतलब आपको एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा टी टू पावर 4, रेडियस दिया है पर इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो इनटू टाइम। सर टेम्परेचर नहीं गिवन है। टेम्परेचर नहीं गिवन है, नहीं ये गिवन है, गिवन है टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर ऑफ सन की वैल्यू गिवन है 6200 केल्विन, ठीक है। और स्टीफन कांस्टेंट आपको पता ही है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं 5.67 इंटू 10⁸ वॉट मीटर -2 केल्विन -4। चलिए फटाफट बता दीजिए इसका आंसर भी, सब कुछ आपके सामने है। सर ये 2.9 कैसे आया? मल्टीप्लाई करके बच्चे कैलकुलेशन करो, मैंने कैलकुलेटर यूज किया और डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है, आप लोग इसे कैलकुलेट करके लेकर आओगे, मैंने आंसर बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते यस हैं सर। अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर यही आ रहा है आपका। देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कैलकुलेशन है नो डाउट, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन है, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी इज 1227 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वेवलेंथ एट विच इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी। तो आपको पता है कि किस तरीके से ये वैरी करता है, तो वीन्स लॉ क्या था, वीन्स लॉ था लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू बी अपॉन टी, बी की वैल्यू गिवन है 0.2898 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इससे हम कह सकते हैं -2 अपॉन केल्विन, केल्विन में से कन्वर्ट कर लो, 1227 प्लस 273 कैलकुलेट करिए, बताइए आंसर।
1.932 इंटू 10⁻, कितना बच्चे बताया आपने? -6। -6। अब देखो इसे क्या करो ना, इसे थोड़ा सा और आगे करो, इसे 10 में कन्वर्ट करो। तो 19320 इंटू 10⁻−10 हो जाएगा ना। तो आप इसे कह सकते हो 1930320 एंगस्ट्रॉम। हाँ बच्चे, ये आपका आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट? okay, the temperature of the surrounding is 10 degree Celsius. Assume that Newton's law of cooling holds good in throughout the process. चलिए आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर मैं समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मैं सबसे पहले इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा, और विद रिस्पेक्ट टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि dq/dt इज प्रोपोर्शनल टू T-T0, ठीक है। और आपको पता है dq की वैल्यू क्या होती है? dq की वैल्यू होती है mc इंटू dt। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा mc dt अपॉन dt इज इक्वल टू k T-T0। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, वो है ये डिफरेंस, और ये है वो एवरेज वैल्यू। तो dt का मतलब क्या? dt का मतलब हुआ 60 - 40 कितने का चेंज हुआ, ठीक है ना। T2 - T1 कितने का चेंज हुआ, मतलब ये हुआ 20 डिग्री सेल्सियस का। और यहाँ पे ये जो t है, ये t उसकी एवरेज है। क्यों? क्योंकि 60 से 40 में चेंज हो रही है, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना, ये गलती बहुत ज्यादा, मतलब कॉमन गलती है। तो ये जो टी है, ये 60 से 40 चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो टी की वैल्यू होगी वो उसकी एवरेज होगी। तो 60 + 40/2 मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा एम एस, सी भी एस होगा, ये भी आपका एस होगा, एम एस। इसकी जगह मिल गया हमें 20 डिग्री, हाँ 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन डी टी कितने टाइम में? 7 मिनट में। 7 मिनट को या तो यूज करो या तो नहीं करो, वो कैंसिल ही हो जाना है। तो मैं यूज कर ले रहा हूँ। 7 मिनट इज इक्वल टू के, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 50 - 20, 50 - 20। तो इक्वेशन क्या बनी हमें? इक्वेशन मिली एम एस 20/7 मिनट, इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं, 420 सेकेंड इज इक्वल टू 30 के। पहला इक्वेशन। कब? जब इसका चेंज पहले 7 मिनट की बात हमने की है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है द टेम्परेचर, हाँ, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर द नेक्स्ट 7 मिनट। तो नेक्स्ट 7 मिनट कहाँ से स्टार्ट होगा? 40 से कहाँ तक? तो पहले 7 मिनट में 60 से 40 में कन्वर्ट हुआ फर्स्ट, और दूसरे में 40 से टी मान लिया, या इसको हमने टी डैश मान लिया। 40 से टी डैश में चेंज हुआ, यही टी डैश आपको फाइंड करना है। तो फिर से देखो, सेम इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ, m इंटू एस, कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है? 40 माइनस टी डैश अपॉन 420 इज इक्वल टू के, कहाँ से कहाँ?
40 माइनस 40 प्लस टी डैश अपॉन 2 माइनस 10 इक्वेशन 2। अगर मैं 1 से 2 को डिवाइड कर दूं या 2/1 ले लेता हूं मैं यहाँ पे। सर हाँ बच्चे, सर आपने टी नॉट की वैल्यू 20 क्यों ली? वो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए ना। कहाँ 20 लिए बच्चे, मैंने 10 लिया है। ऊपर ऊपर मैंने कहाँ लिया है, ये डेल्टा टी है ये। अच्छा यहाँ पे यस 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 यस, ये 10 है बच्चे। ये आपकी वो बाई मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 40 आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 अगर लेते हो तो ms अपॉन 420 कट गया, आपको मिल गया 40 माइनस टी डैश अपॉन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ 20, अगर ये गया तो 20 होगा ना यहाँ पे, और 40 माइनस 20 की वैल्यू कितनी, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 40 प्लस टी डैश माइनस 20 अपॉन 2 मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगी वैल्यू 20, 40 माइनस 20, 20 प्लस टी डैश अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 20 प्लस टी डैश अपॉन 2 इंटू 40, ये ऊपर वाली। अब इसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग बहुत आसानी से। अब देखो ये 20 टू जा 40, तो 2 टू जा 4, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 60, 160 माइनस 40 डैश इज इक्वल टू 20 प्लस टी डैश, तो 5 टी डैश इज इक्वल टू, ये इधर गया ये इधर गया 140, तो टी डैश इज इक्वल टू 28। तो ये इस तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे, ना कि हम सीधे उस वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक। गिव्स एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 रॉड made of the same material and having the same cross sectional area have been joined as shown in figure, each rod of the same length, यहाँ पे लेंथ भी होगा, same length, the left and right end are kept at 0 degree Celsius and 90 degree Celsius respectively. What will be the temperature of the junction of the 3 rod? तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको क्लास 10th में जाना होगा, ठीक है ना, इसको समझने के लिए है बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, यहाँ का टेम्परेचर, लेफ्ट साइड का टेम्परेचर हाई है या राइट साइड का? इस फिगर में आपके लेफ्ट साइड का टेम्परेचर हाई है या राइट साइड का? बच्चे सो सो जंक्शन की वैल्यू 60 डिग्री सेल्सियस है। हम्म यहाँ पे फ्लो कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? क्या लगता है आपको? लेफ्ट टू राइट होगा इसमें। लेफ्ट टू राइट होगा। सॉरी सॉरी, अच्छा, कि राइट हाँ राइट टू सॉरी लेफ्ट सॉरी होगा। सर, वो राइट टू लेफ्ट होगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये हीट है तो हीट एक करंट को फ्लो करेगी, इस तरीके से यस जाएगी सर। और यहाँ से पास होके निकलेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ मैंने कह दिया हीट करंट है H1, यहाँ हीट करंट है H2, यहाँ पे हीट करंट है H3, तो आप कह सकते हो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू H3। अब इसका फायदा उठा लो, कैसे?
आपको पता है डी क्यू बाई डी टी, एच की वैल्यू क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी, अब वो होती है के ए टी टू माइनस टी वन अपॉन लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ तो तीनों की सेम है, हमने कहा यहाँ का टेम्परेचर है थीटा, तो एच वन को आप क्या कह सकते हो, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अपॉन लेंथ, अगर मैं मान लूँ इसकी एल है तो ऐसे लिख लिया, ऐसे एच टू क्या हो जाएगी, प्लस 90 माइनस थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू, अब यहाँ से इस साइड जा रही है मीन्स थीटा माइनस 0 डिग्री अपॉन एल, थीटा की वैल्यू फाइंड कर दो, आप इसे सॉल्व करोगे थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री सेल्सियस। कैसे किया था क्षितिज? सर मैंने भी सेम लॉजिक लगाया था कि हीट कंबाइन हो जा रही है वहां पे जाके, हाँ यही बिल्कुल सेम ठीक, लॉजिक था। बिल्कुल ठीक है बच्चे, करो फटाफट आप लोग भी। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। An ice cube of mass 0.1 kg at 0 degree Celsius is placed in an isolated container which is at 227 degree Celsius। मतलब क्या है, मतलब ये आइस मेल्ट होगी, होगी ना। अब मेल्ट होने में इसको कितनी एनर्जी चाहिए, दो तरीके की एनर्जी चाहिए, एक तो स्टेट चेंज करने में और दूसरा टेम्परेचर चेंज करने में। फिर कह रहा है द स्पेसिफिक हीट एस of the container varies with the temperature T according to the empirical relation S is equal to A plus BT। अब दूसरी बात कह रहा है, देखो स्पेसिफिक हीट का जो चेंज है ना वो इस लीनियर इक्वेशन की तरीके से वैरी कर रहा है, यहाँ A और B की वैल्यू पता है, तो आपके पास एक सिंपल सा लॉजिक मिल गया कि इस S के थ्रू, ये जो S का वेरिएशन है, इसके थ्रू जो चेंज आएगा एनर्जी में, हीट में, वो ऊपर जो डेटा दिया है उसके हीट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हीट तो लॉस करती नहीं है, हीट सर गेन। आपकी वॉइस नहीं मेरी वॉइस नहीं आ रही? अब आ रही है। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऊपर का जो डेटा है ना, इस ये क्या बता रहा है, ये आपको कह रहा है कि कितनी हीट लॉस हो रही है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या बता रहा है, कितनी हीट गेन हो रही है, जबकि if the temperature of the container is 27 degree Celsius determine the mass of the container। तो सबसे पहले हम पहले जो डेटा गिवन है इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं कि कितनी हीट गेन हुई, फिर कितनी हीट लॉस हुई ये निकाल लेते हैं, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, जितनी लॉस होगी उतनी गेन होगी। ये कैलोरीमेट्री का आपका प्रिंसिपल है, और हम उसको यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूं हीट गेन, हीट गेन्ड बाय क्यूब, तो वो क्या हो जाएगा, एम एल प्लस एम एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। और यहाँ से जो हीट हमें मिलेगी उस हीट की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इससे जो हीट मिलेगी, हीट लॉस। तो हीट लॉस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हीट लॉस बाय द कंटेनर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रहा है, अब वो इक्वेशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, आपको मिल रहा है ना, और एस की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं बात करूं कि एक छोटा सा जो डीटी टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो कितना होगा, एम, एस की वैल्यू आपके सामने गिवन है ए प्लस बी टी इंटू डी टी, और अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक कर दें, 300 से 500, अब देखो ये क्या है आपका 500 बाई 500 कैलविन, और ये क्या है 300 कैलविन। अगर हमें इसे इंटीग्रेट कर दें 300 से 500 तक, तो हमें हीट की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो लॉस नहीं होगी, गेन होगी। तो हमने क्या किया, इसके लिमिट को चेंज कर दिया और यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया,
तो हमें क्या मिल जाएगा 500 टू 300 केल्विन। अब यहाँ से जो हीट हमें मिलेगी, यहाँ से जो हीट मिलेगी, दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे m की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हो जाएगा ना बच्चों? चलिए करिए फटाफट। देखो मैं थोड़ा सा डेटा कलेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। m की वैल्यू है 0.1 kg और आंसर दे रहा है केल्विन में। तो हमारा काम चल जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई एल। एल की वैल्यू गिवन है ये 8 इंटू 10⁴ प्लस फिर से 0.1 मल्टीप्लाई बाई एस। एस की भी वैल्यू गिवन है 10⁻³ इंटू कितने का चेंज आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज आ रहा है 0 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस। तो आप सीधे लिख सकते हो 27। यहाँ से इसे सॉल्व करो। तो अगर आप इसकी बात करो, ये है 3, तो 10⁻³ में दोनों को ले लेते हैं। तो 10⁻³ में लेने के लिए ये हो जाएगा आपका 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10⁻³ प्लस ये जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये बना देगा 2.7 इंटू 10⁻³। अब 8 प्लस 2.7 ये हो जाएगा 8 प्लस 7 15 5 3.5 इंटू 10⁻³। कितनी एनर्जी आपको मिलेगी पा रहे हो? नो सर, हिट लॉस वाला नहीं हुआ अभी। अच्छा देखो, Q इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 500 टू 300 और मैं इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। MA इंटू dt माइनस 500 टू 300 MBT इंटू dt। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो माइनस MA को ऐसे लिख लिया और dt की जगह पे t आएगा तो -200। 300 माइनस 500 जो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे MB बाहर गया और t² बाई 2 इसका इंटीग्रल होगा, तो बाई 2 को भी बाहर ले लिया। अंदर कितना आ जाएगा 300² माइनस 500²। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा समझ लो कि 3 3 जा 9। देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। माइनस m तो पूरे में से कॉमन ले लिया हमने और a की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि m फाइंड करना है इसलिए उसे हम कुछ नहीं कर रहे। a की वैल्यू है 100, तो 100 और ये माइनस इसके साथ मिलकर, या अभी नहीं कर रहे, चलो माइनस ही लगा देते हैं, इंटू 200। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस m बाहर गया और b की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻²। 2 इंटू 10⁻²। और इसे सॉल्व करने के लिए इसको पहले बाई 2 कर लेते हैं। m को मैंने पहले ही बाहर ले लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁴ और 5 2 जा 25 इंटू 10⁻⁴। हम लिख सकते हैं ना इसे। तो इंटू 10⁻⁴ को भी बाहर ले लिया मैंने। अब यहाँ आ गया 19 और यहाँ आ गया 25, सीधा सीधा वैल्यू। तो हमें क्या मिल गई वैल्यू। अब देखो यहाँ से जो माइनस आया और यहाँ से जो ये माइनस आ रहा है इसको बाहर लेके इसे प्लस कर देते हैं। तो m प्लस हो गया। यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 इंटू 10⁻⁴ माइनस ये इसके साथ कैंसिल आउट। अब यहाँ से भी जो माइनस आएगा वो भी बाहर हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस इसीलिए यहाँ बना दिया है। अब ये बन जाएगा 10⁻2 इंटू 4, 10⁻2 10⁻2
इंटू 16। अब अगर हम 16 को 0.16 कर लें तो हमारा काम हो सकता है। हम इसको क्या करते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m 2 इंटू 10⁴ माइनस 0.16 इंटू 10⁴। देखो ये सॉल्व हो जा रहा है। 2 माइनस 1.6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.94। 1.94 इंटू 10⁻1.84। 1.84 इंटू 10⁴ ये मिल गई हमें क्यू की वैल्यू। और ऊपर क्यू की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है। अच्छा एक बात और समझना, हमें यहाँ कैलोरी में दे रखा है आंसर, ये लेटेंट हीट की वैल्यू इस जगह पे। और ये जो एस है, एस भी किसमें गिवन है? कैलोरी में गिवन है। ये दोनों वैल्यू है किसमें? कैलोरी में है। तो या तो हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करें, ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। 8 प्लस 2.7 करेंगे तो 10.7 आएगा ना। मतलब ये मिल गया हमें इतनी कैलोरी। और यहाँ पे ये किसके इक्वल होनी चाहिए? इसके इक्वल होनी चाहिए। तो लगा दो कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से। तो आप कह सकते हो दिस गिव्स m इंटू 1.84 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू 10.7 इंटू 10⁻3। तो m इज इक्वल टू 10.7 इंटू 10⁻3 अपॉन 1.84 इंटू 10⁻4। फटाफट इसका आंसर दो। हमने यहाँ पे एक चीज और मिस किया है। सर वैसे वैल्यू हाँ ये गलत है ना। ये दोनों ऐड होंगे, अगर हम माइनस साइन दोनों से कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। मतलब ये सर वैल्यू प्लस होगी, ये वैसे वैल्यू क्या आ रही है इसकी? आप बताओ। अप्रोक्स मेरी 2.1 kg समथिंग आ रही है। नहीं बच्चे, 2.16 इंटू, ठीक है अब ये सही है। तो ये भी वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 2.16। 2.16। अब इसे जरा आप डिवाइड करो। सो मैं डिवाइड करूँ? हाँ मैं, आप करो या मैं कर दूं, ऐसा क्या है? 5 half। आप चाहे इसे 0.49 बोलो, चाहे आप इसे सीधे 0.5 बोलो, बात सेम है। तो इतना केजी, यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके बच्चे। यस सर। तो तो बच्चे ये आप लोग ट्राई करना। अब नेक्स्ट टर्म से मीन्स कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश। यस। ओके, चलो अब आप लोग 5 मिनट का ब्रेक सर ले तो लो। आज आप डीपीपी आज दे रहे हो सर? हाँ मैं आज ही दे रहा हूँ। ओके सर। ठीक, चलो बाय बाय। थैंक्स सर।